अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कोरोना जिस दिन से आया है उस दिन से ही उसके बारे में मुख्तलिफ ख्यालात, स्पेकुलेशंस आप मीडिया पे सुन रहे हैं। आप ज़रा याद करें कि शुरू में बहुत सारी बातों में एक बात यह भी आई कि इसकी वैक्सीन अमेरिका के पास है। फिर किसी ने कहा कि नहीं जनाब, ये इसराइल के पास है। और फिर साथ ये जोड़ा गया कि किसी वक्त जब ये बहुत फैल जाएगा, दुनिया इसकी तबाही की लपेट में आ जाएगी, तो ये लोग अपनी मन मर्जी की रेट पे इसको बेचेंगे और हर आदमी की मजबूरी होगी कि वो वैक्सीन ले ताकि वो कोरोना से महफूज हो जाए। जो बीमार है वो ठीक हो जाए और जो नहीं है वो महफूज हो जाए। गोया कि हर बंदे को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी और इसको मुंह मांगे दामों पे बेचा जाएगा। आज ये खबर आ रही है कि अमेरिका में भी कोरोना जहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान अभी तक कर चुका है और इंग्लैंड में अभी वहाँ भी वो उसकी मुतासरीन की जो शरह है वो दिन ब दिन कम हो रही है और उस पर काबू पाया जा रहा है। और एक अखबार में मैंने ये भी देखा कि अनकरीब कोरोना बगैर वैक्सीन के ही ख़त्म होने को जा रहा है। अब ये सारी बातें पहले वाली और आज वाली आप ज़रा ज़हन में ताज़ा कर लें। आज इस वक्त ये कहा जा रहा है कि सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाए और मास्क इस्तेमाल किया जाए तो कोरोना से लोग बच जाएंगे। अब हाथों के दस्तानों पे भी जोर नहीं दिया जा रहा, बल्कि ये कहा जा रहा है कि वो दस्ताने तो बल्कि ज़्यादा नुकसान दे सकते हैं। वो इसलिए भी कि एक तो दस्तानों का काम ही कोई नहीं था पहले भी, और दूसरा ये कि दस्ताने पहन के बहुत सारे काम करने में दिक्कत पेश आती है और उनको उतार के बार बार फिर वो काम करने पड़ते हैं। और एक गैर ज़रूरी चीज़ भी थी, इसकी एहतियात से तलक भी नहीं था। हाथों को साफ रखना ही काफ़ी। अच्छा जी, अब आगे आप चलें। अब पाकिस्तान जैसे मुल्क में, इंडिया में कोरोना से हलाकतें क्यों कम हैं? हम इन दो को ले लेते हैं, बांग्लादेश को ले लेते हैं। इंडिया की जितनी आबादी ज़्यादा है उस हिसाब से वहाँ पेशेंट तो पाकिस्तान से ज़्यादा होंगे, क्योंकि आबादी ज़्यादा है। आबादी की रेशियो बहुत बड़ा फ़र्क है। उनकी आबादी 1.5 अरब या अरब से ज़्यादा है और हमारी आबादी 22 करोड़ है। 5-6 गुना जब वहाँ की आबादी ज़्यादा है तो उसी रेशो से पेशेंट अगर ज़्यादा हों तो वो पाकिस्तान के बराबर ही बनते हैं। लेकिन हलाकतें वहाँ भी कम हैं, हलाकतें पाकिस्तान में भी बहुत कम हैं। इंग्लैंड में, जहाँ पहले से यूरोप में जहाँ सबको पता है कि वहाँ पे सर्दी होती है और सर्दी जो होती है वो खुश्क सर्दी वहाँ होती है। खुश्क सर्दी जो है और मौसम ड्राई होता है और सर्दी होती है और मौसम में नमी होती है ज़्यादा। ह्यूमिडिटी जो होती है वहाँ ज़्यादा होती है, हवा में नमी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे फ्लू, एस्थमा और इस तरह के जो अमराज हैं उनके मरीज़ ऑलरेडी वहाँ ज़्यादा होते हैं। जबकि गर्म खुश्क इलाकों में फ्लू और दमा और फेफड़ों के जो अमराज हैं और टीबी वगैरह हैं ये कम होते हैं कंपैरेटिवली। फिर जो लाइफ हमारी पाकिस्तान में और इंडिया में है वो निस्बतन मौसम की सख्ती के एतबार से भी और हार्ड वर्क के एतबार से भी उन मुल्कों से डिफरेंट है। यहाँ पे एक आदमी कुछ भी नहीं करता सुबह से शाम तक तो वो हार्ड वेदर को तो फेस करता है,
पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं जो बहुत ज़्यादा अमीर हैं या दरमियाने अमीर हैं, जो एसी अफोर्ड कर सकते हैं, जो कूलर लगा लेते हैं। गर्मी की वजह से ज़्यादातर लोगों को गर्मी में पंखा ही मिलता है, और वो भी जब ना हो तो उसके भी बगैर वो गुजारा करते हैं जहाँ वो अवेलेबल नहीं होता। तो हम लोग बरसगीर पाक व हिंद के लोग निस्बतन टफ हैं, निस्बतन हमारी इम्यून पावर ज़्यादा है, क्योंकि हम पहले ही हार्ड क्लाइमेट से निपट रहे होते हैं। तो हमारा इम्यून सिस्टम यूरोपीय लोगों से स्ट्रांग है, जो सुबह से शाम तक भी काम करें तो वो एसी में काम करते हैं, वो हीटर में सर्दियों में काम करते हैं, उनके घर सेंट्रली एयर कंडीशन और हीटर वाले हैं, और वो हीटर से निकल के हीटर वाली गाड़ी में बैठते हैं, और घर के एसी से निकल के गाड़ी के एसी में बैठते हैं, और फिर जाके दफ्तर के एसी में बैठ जाते हैं। फिर उनका मौसम भी ऑलरेडी ठंडा है, जब ज़रूरत पड़े तो ये सहूलतें भी अवेलेबल हैं। तो वो टफ लाइफ के आदी नहीं है। जब जिस्म को कोई चैलेंज पेश नहीं आता हमारे इम्यून सिस्टम को, तो वो अपने आप को फिर उसमें लापरवाही और सुस्ती सिस्टम में होती है, और वो उस तरह से फेस नहीं कर पाता जैसे कि हमारे इलाकों के लोग करते हैं, और वो आदी होते हैं। एक तो फर्क है ये, जिस वजह से वहाँ ये काम ज़्यादा हुआ, और हमारे मुल्कों में, एशिया में, पाकिस्तान में जो 10 लाख के पीछे शरह अमवात है वो 2 आदमी है, और 100 के पीछे भी 2 से कम है। तो इतनी कम रेशो पे पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह हम बेहतर रह गए हैं। अब कुछ कहते हैं कि कोरोना यहाँ डिफरेंट आया। अब ये कौन सी थ्योरी है भी, कोरोना किसी जगह किसी तरह का आता है, किसी जगह किसी तरह का आता है। जहां ज्यादा नुकसान है वहां आप कहते हैं जी वो और तरह का था, और जहां कम नुकसान हुआ आपने कहा जी ये वो कोरोना ही नहीं था इसलिए नुकसान कम हुआ। यानी आप कोरोना से कम नुकसान को कोरोना ही पे डालना चाहते हैं, और कोरोना से होने वाले ज्यादा नुकसान को भी कोरोना ही पे डालना चाहते हैं। आप मौसमियात का जिक्र नहीं करते, आप और चीज़ों का जिक्र नहीं करते, ठीक है। अब ये बात आप यहां छोड़ दें। अब आ गई मास्क की बात। शुरू में ये कहा गया कि मास्क की इतनी जरूरत नहीं है, हाथ धोएं ज्यादा से ज्यादा, और हाथों को साफ रखें, और फासला रखें। अब मास्क जो है वो लाजमी है। आप स्टोर पे जाएं तो वो मास्क के बगैर आपको एंटर नहीं होने दे रहे। अच्छी बात है, अगर ज़रूरी है तो उनको ऐसा करना चाहिए। खुद उन्होंने अपने आगे इतने एक वो जंगले से बना दिए हैं काउंटर जो स्टोर्स पे हैं, कि वो आपको यूं लंबा हाथ करके पैसे पकड़ाने पड़ते हैं और लेने पड़ते हैं। यानी वो आपको अपने आप से दूर रहने पे मजबूर कर रहे हैं, ताकि वो बच जाएं। अगर आपको कोरोना है तो उससे एहतियात करते हैं वो। लेकिन खुद हम जो है आपस में करीब करीब होके अपने आप को उस पर रिस्क पे डाल रहे हैं कि हमें जैसे कोई परवाह नहीं, या लापरवाही है इस बात से बिल्कुल कि जो होगा देखा जाएगा। लेकिन अभी कुछ दिनों बाद आप देखेंगे, जैसे अभी लॉकडाउन सारी दुनिया से खत्म हो गए तकरीबन, और स्मार्ट लॉकडाउन की बात चली और वो भी खत्म हो जाएगी कुछ अर्से में। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी चल पड़ेगी, क्योंकि सोशल डिस्टेंसेस तो हम पहले ही से नहीं कर रहे। करीब करीब हम खड़े हो जाते हैं, करीब करीब हम बैठ जाते हैं, साथ साथ हम लग के खड़े हो जाते हैं। तो फिर गाड़ियों में साथ साथ बैठने में क्या मसला रहेगा। ऐसा ऐसा गाड़ियां भी चलेंगी, उनके अंदर जो आधे मुसाफिर बैठते हैं वो भी पूरे हो जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर आप इस पे आ जाएंगे कि अभी बस अपनी एहतियात जो कर सकता है करें, नहीं तो ना करें। वो जाने, उसकी सिक्योरिटी जाने। यहां बात आ जाएगी, और इस कोरोना को एक माशरती रियलिटी के तौर पे एक इसकी एग्जिस्टेंस को मान लिया जाएगा,
और इससे होने वाले नुकसान जो पूरी दुनिया में अभी तक अमवात हुई हैं, उनकी तादाद सिगरेट से मरने वालों से भी बहुत कम है, कैंसर से मरने वालों से भी बहुत कम है, हार्ट अटैक से मरने वालों से भी बदरजा कम है, और नफ्सियाती और ज़हनी अमराज से मरने वालों से भी बहुत कम है, बल्कि शायद सबसे कम है। तो इसको हवा बनाया गया क्यों? कि इससे एकदम चंद माह में इससे होने वाली अमवात को पूरी दुनिया में रिपोर्ट किया गया। अगर इसी तरह हादसे से मरने वाले लोगों को, हार्ट अटैक से मरने वाले लोगों को डे बाय डे और आवर बाय आवर आप रिपोर्ट करें, तो ये तादाद इस कोरोना से मरने वालों से कहीं ज़्यादा पहुंच जाएगी। तो फिर क्या आप उनकी वजह से भी लॉकडाउन कर देंगे? नहीं। और है वो ज़्यादा तादाद, इसमें कोई शक नहीं है। अब क्योंकि ये एक सारा सिलसिला जो था एक मीडिया का पे इसको जो जिस तरीके से इसको डेवलप किया गया, पेश किया गया और हाईलाइट किया गया और प्लान किया गया, उस तरीके से हाईलाइट करने से एक वो वायरस जिससे बहुत कम नुकसान हुआ बाकी चीज़ों की वजह से, बाकी चीज़ों से होने वाले नुकसान से, पूरी दुनिया में एक खौफ उससे फैला दिया गया, निज़ाम ज़िंदगी डिस्टर्ब कर दिया गया। और ये एक देखिए अंदाज़ा ही हर कोई लगा रहा है, पहले भी अंदाजे ही थे, आज भी अंदाजे ही है। रियलिटी तो वो जानता है जो इसके पीछे है, जो इसका लाने वाला, इसका बनाने वाला या इसको प्लान करने वाला है। कोई कहे कि ये अल्लाह ताला की तरफ से इंसानों पे एक वबा या अजाब है, तो मैं इसको नहीं मानता। इसलिए हाँ, अल्लाह की मशीयत इसमें शामिल है। अल्लाह इसको जो करने वाले हैं उनको करने दे रहा है, ये होने दे रहा है। वो इंसान अपनी हमाकतों से खुद जो कुछ कर रहा है वो उसको करने देता है। रोज़ आप देखें, एक आदमी को चावल मना है, वो चावल खाता है और बीमार होता है, तो अल्लाह का कोई फरिश्ता उसे आके नहीं रोकता, उसका हाथ पकड़ता कि तुम चावल मत खाओ, या उसका हाथ रुक जाए चावल के जाते जाते, इसको नुकसान है, और लोग देखें कि अल्लाह ने उस आदमी का हाथ रोक दिया। अल्लाह ने समझ और शऊर दिया हमें कि हम अपने अच्छे और बुरे को पहचानें और उसके मुताबिक अपनी फैसले करें, वरना हम नुकसान उठाएंगे। अल्लाह ने हमें इख्तियार दिया इस बातों में। इन चीज़ों में अल्लाह बराह रास्त इन्वॉल्व होके किसी को गलत करने से या सही करने से, गलत करने से नहीं रोकते, और सही करने के लिए तौफीक देते हैं अच्छे कामों की, और बुरे कामों से रुकने का कहते हैं, समझाते हैं। लेकिन अल्लाह ताला बीच में बराह रास्त आके किसी का हाथ नहीं पकड़ते। जो अच्छा करता है वो भी नेकी की खातिर करता है, अल्लाह को राज़ी करने के लिए करता है, और जो गलत करता है वो अल्लाह के कानून के ख़िलाफ़ करता है, और वो गिल्टी भी होता है, उसे पता भी होता है मैं गलत कर रहा हूँ। तो ये एक इंसानों का अपना ही किया धरा है। अब अगली बात जो मुझे अब तक सुनने से, समझने से, सारी दुनिया की बातें, मुख्तलिफ यूरोप में क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान में क्या कह रहे हैं, मुख्तलिफ साइंटिस्ट की बातें सुनने से एक बात तो ये समझ आ रही है, जैसे कि कोई भी 100% तसल्ली से इसके ऊपर सेटिस्फाई नहीं है कि ये एक वायरस ही है या कुछ और है। वायरस को, इसको वायरस कहने वाले वायरस के एतबार से तशरीह करते हैं, और इसको कुछ और जो समझते हैं उनको तो ये है कि अगर वो कुछ और समझते हैं, जैसे कुछ लोगों ने इसे शुरू में आपने सुना होगा, हमारे पाकिस्तान में भी 5G जी टेक्नोलॉजी है उससे लिंक करने की कोशिश की और अपने ख्यालात का इजहार किया, और उस सिलसिले में उन्होंने उसकी कड़ियाँ मिलाई। लेकिन ये चीज़ क्योंकि पूरी दुनिया के जो बड़े हैं, जो मीडिया जिनके कंट्रोल में है, वो नहीं इसको ऐसा समझते, इसलिए अमूमी तौर पे मीडिया इस साइड पे नहीं गया और ना इस बात को चलने दिया गया है, ना बड़ा प्रोजेक्ट किया गया है। क्योंकि इसमें एक ये भी सुनने में आ रहा है कि मीडिया पे एक कंट्रोल है कि सिवाय WHO जो है उसके कोविड-19 के बारे में जो रिपोर्ट्स हैं नशर की जाए सिर्फ, या जो मुल्कों के महकमा सेहत हैं
वो जो कुछ कहते हैं वो उसको मीडिया पेश करे और हाँ वहाँ की इधर उधर की बातें नजरियात पेश करने से अवॉइड करे या उसे रोका गया है बाई आर्डर के वो ना करे। इसलिए बाज़ जगहों पे इसके बारे में वीडियोस भी मना की गई कि आप ना बनाएं। देखिए अब समझ में ये बात नहीं आती कि एक आदमी हर आदमी अपनी राय की आज़ादी इजहार में आज़ाद है और वो क्या कुछ नहीं कहता है अपनी राय इस दुनियावी कानून की वजह से। ऐसी बातें हम कर जाते हैं कि जो किसी को हर्ट करती हैं, फितने पैदा हो जाते हैं, लेकिन दलील यह है कि आप जो कुछ कहना चाहें उसमें आप आज़ाद हैं। तो कोविड-19 के बारे में आप क्यों हर चीज़ को हर तरह के अंदाजे नहीं लगा सकते, स्पेकुलेशन नहीं कर सकते। अब जबकि एक मामला एंड होने वाला है, एंड के नज़दीक पहुंच चुका है, तो मुझे जो अभी इस सारी बातों के बाद मैं जो अपने दिल की बात आपसे करने लगा हूँ वो ये है कि ये बेसिकली 5G का एक्सपेरिमेंट किया गया। 5G की जो रेज हैं उनके बारे में क्योंकि मगरब में बहुत अवेयरनेस पहले से है, वहाँ हर चीज़ किताबों में छपती है, नेट पे आ जाती है रिसर्च कि उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, क्या नुकसान इंसानी सेहत को हो सकते हैं। जितने के बयान किए गए हैं, जितने के छप चुके हैं, वो लोग उससे अवेयर हैं। इसलिए जिन मुल्कों में ये टेक्नोलॉजी के पोल नस्ब करने की कोशिश की गई और उसको वहाँ नस्ब चलाना चाहा गया, वहाँ हम सुनते हैं कि यूरोपीय मुल्कों में लोगों ने उन पोलों को तोड़ दिया और उनके खिलाफ एहतजाज किया और उनको नस्ब नहीं होने दिया। तो अब ये किया गया कि किसी और जरिए से पहले से मौजूद पोल्स को या बगैर इतने हाई पैमाने पे, बड़े पैमाने पे तजर्बा करने की जगह एक लेवल पे इसको फैसला किया गया कि इसको ट्राई किया जाए तो क्या वाकई इंसानी सेहत पे इसके किस तरह के असरात मुरतब हो। तो ये पहले जो है चाइना में किया गया तजर्बा, क्योंकि चाइना जो है वो 5G में, क्योंकि आप सुनते हैं मीडिया से, एडवांस है इस मामले में बाकी मुल्कों से, और पहले वही ये कर लेना चाहता था। कुछ साल, 1-2 साल पहले पूरी दुनिया में 5G में वो लीड कर रहा था और वो चाहता था कि पहले वो छा जाए इस मामले में, इस टेक्नोलॉजी में। और इस टेक्नोलॉजी की वजह से क्योंकि किसी मुल्क की जो सिक्रेसीज हैं वो सिक्रेसी नहीं रहेगी और बहुत ज़्यादा उसको एक थ्रेट है सिक्रेसीज को हर मुल्क की, और ये इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए बंदा वो कुछ हासिल कर सकता है, देख सकता है, पा सकता है कि जो कोई भी अपने राज शो नहीं करना चाहता, इंडिविजुअल भी और मुल्क भी। इस किस्म की भी इसमें बातें हैं, यानी ये सिक्योरिटी थ्रेट है पूरी दुनिया की एक सिस्टम के लिए जो इस वक्त उनके पास है। यानी इससे चीज़ें हैक हो सकती हैं, चीज़ें देखी जा सकती हैं, और जब तक इसका वो इंतज़ाम ना हो किसी के पास, इसको जो पहल कर जाएगा वो लोगों को ज़्यादा इंफॉर्मेशन वो ले लेगा। तो क्योंकि अमेरिका इस सिलसिले में रिपोर्ट हुआ कि वो पीछे है या बाकी मुल्क, तो चाइना को पहले लीड करने से रोकने के लिए उनकी जो कंपनी है सबसे बड़ी मोबाइल की, हुआवे, उसके ऊपर भी पाबंदियाँ और बहुत सारी बातें माजी में हुई जिनको आप मुझसे शायद ज़्यादा जानते हो, मैं उनका तज़किरा नहीं करता, लेकिन वो माजी बन गया। अब चाइना ने जब इसको छोड़ा, इसको किया, तो मीडिया क्योंकि कंट्रोल्ड है, मीडिया उसी को करेगा जो बड़े बड़े मुल्क हैं और जो मीडिया को कंट्रोल करते हैं। तो इसको पहले से प्लान कर लिया गया कि इसको कोरोना कहा जाएगा जब कुछ नुकसान हुआ। अच्छा, अब नुकसान जब हुआ तो जी ये कोरोना आ गया, उसके लिए आपने स्टोरी सुनी कि चमगादड़ से, वो बैट से आ गया, वो सी फूड से आ गया, वो फलाने से आ गया। अमेरिका को कहा गया कि अमेरिका वार एक्सरसाइज करने के बाद अमेरिकी जो मरीन्स हैं वो यहाँ पे छोड़ गए, और ये है कि चाइना ने अमेरिका के ऊपर इल्ज़ाम लगाया और फिर उसके ऊपर काबू पा लिया, क्योंकि पहले से पता था कि क्या क्या हो सकता है और काबू पाने के लिए क्या कुछ किया जाना पड़ेगा। तो अगर वो करना पड़े तो हम कैसे करेंगे, तो उन्होंने जल्दी से उसके ऊपर काबू पाया। और इस दौरान इसी, वो पंजाबी में कहते हैं रोले गोले में, यूरोप ने भी ये डिसाइड किया कि इस एक्सपेरिमेंट को हम भी करके देख लें, वहाँ पे यूरोप में इसके क्या असरात होते हैं। लेकिन क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंट थे
वेल प्रिपेयर्ड शायद नहीं थे, और ये कह लें कि थोड़े वहाँ लापरवाही उसमें हुकूमतों से हुई, तो वहाँ पे जो है या ज़्यादा उसमें कह लें कि आप तेज़ रेज वहाँ छोड़ी गई, ज़्यादा हाई 5G जो है वो अप्लाई की गई पूरी फुल, और यहाँ पे इन्होंने कुछ चाइना वाले समझदार इन्होंने एहतियात की। एनीवे जो कुछ भी हुआ उस 5G की वजह से, ये 5G की रेज से हुआ जो कुछ हुआ, जो मैं समझ में आई बात। इसीलिए आप देख लें कि रेज एक ऐसी चीज़ है कि जो एक्सरे रेज हम बचपन से सुनते आए हैं कि वो भी इंसान के फेफड़ों को और इंसान को डैमेज करती हैं, और ऊपर नीचे एक्सरेज नहीं लिए जा सकते किसी पेशेंट के, फिर उसको नुकसान हो सकता है। उसके लिए एक गैप है, एक टाइम है, इतने घंटों के बाद, इतनी देर के बाद सेकंड आप ले सकते हैं एक्सरे किसी का, उससे पहले दोबारा एक्सरे नहीं ले सकते। अब ये रेज हम सुनते आए हैं, फिर 3G आ गई, 4G आ गई, ये उससे कहीं ज़्यादा नुकसानदेह रेज है। हत्ता कि अब 5G है वो इनसे थोड़े 3-4 गुना तेज़ नहीं, उसके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही कई टाइम्स जो है वो फास्ट है, और कई टाइम्स जो है वो इंसानी सेहत के लिए डैमेजिंग है। इंसानी सेहत के लिए उसका डैमेजिंग होना तो ऑलरेडी नोन है, ये कौन सी बात है जो मैं कर रहा हूँ। तो रेज क्या करती है, आप देखिए फितरी सी बात है, जब रेज बहुत पावरफुल होगी तो ड्राइनेस पैदा करेगी भाई, वो ड्राइनेस ही पैदा करेगी ना, वो गले में कोई ग्लिसरीन या मक्खन तो नहीं लगेगा ना उनके आने से गले में। इसलिए जब वो रेज हवा के सांस के जरिए, नाक के जरिए और गले के जरिए हमारे नीचे अंदर फेफड़ों की तरफ ट्रेवल करती है, तो वो ड्राइनेस पैदा करती है। उस ड्राइनेस से खांसी और इन्फेक्शन गले में होती है, जिससे कि आपको डैमेज होता है और गले के मसाइल पैदा होते हैं। लेकिन क्योंकि जाहिर है यहाँ से गुजर के जो सांस है उसने जाके फेफड़ों में रुकना है, और फिर उसकी ऑक्सीजन ने पूरे जिस्म में फैलना है, तो क्योंकि सांस तो ट्रेवल करते हुए गले से गुजर जाता है, ज़्यादा मिकदार तो उसकी फेफड़ों में जमा होगी और फिर खारिज होगी। तो वहाँ जब ये रेज पहुँचेगी तो वो ये कंजेशन पैदा करेगी, ये सुकड़ाव लाएंगी, क्योंकि ये ड्राइनेस पैदा करती है। इनका असल जो मसला है वो ड्राइनेस का है। ये आपके जो अंदर जो आपका लिम्फ है सेल में होता, और जो मॉइस्चर होता है जिस्म के अंदर रगों में, खून में, उसको ड्राई करती है। उस ड्राई करने से आपके लंग्स में कंजेशन और सुकड़ाव पैदा होता है, और जूं जूं आप देखिए एक चीज़ सुकड़ती जाती है, उसमें ड्राइनेस आती है, तो वो अपना जो फंक्शन है यूं यूं करने का उसके लिए मुश्किल हो जाता है। फेफड़े जो है वो सांस ऐसे जो खींचते हैं ताकत से, वो ताकत अप्लाई नहीं कर पाते, इंसान का सांस छोटा होता जाता है और ऑक्सीजन जो ले रहा होता है उसकी मिकदार जिस्म में कम पड़ती जाती है। चुनाचे जब ऑक्सीजन की मिकदार इंसान खुद उस ड्राइनेस की वजह से, कंजेशन की वजह से नहीं इनहेल कर पाता, तो उसके अंदर घबराहट और एक वो जिसे कहते हैं कि ऐसे पैदा होती है जैसे वो मरने लगा है। उस वक्त इसको वेंटिलेटर जो लगाया जाता है, अब वेंटिलेटर में प्योर ऑक्सीजन होती है, हवा में तो इतनी ऑक्सीजन नहीं होती जितनी वेंटिलेटर तो ऑक्सीजन का सिलेंडर है। यहाँ पे हवा में आप ऑक्सीजन के साथ और गैसेस भी इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन की मखसूस मिकदार जाती है, वहाँ पे पूरी प्योर ऑक्सीजन बड़ी मिकदार में जाती है, तो आपको बहुत बड़ा रिलीफ मिलता है एकदम। लेकिन आप देखेंगे कि जो कोरोना का सीरियस पेशेंट है वो इतने उसके फेफड़े शल हो जाते हैं, यानी वो बिल्कुल हेड हो जाते हैं, शल हो जाते हैं और साकत हो जाते हैं कि वो अपनी फोर्स नहीं अप्लाई कर पाते, तो वेंटिलेटर उनके अंदर ऑक्सीजन पंप करता है, यानी ये खुद उनके अंदर ऑक्सीजन बन जाता है ताकि उसे ऑक्सीजन मिलती रहे और इंसान जिंदा रहे। और ये ड्राइनेस जो है, ये सिर्फ ये नहीं कि मैं आपसे ऐसे ही कह रहा हूँ कि ड्राइनेस पैदा जी रेस से हो जाती है, बहुत सारी मेडिसिन है जिनसे ड्राइनेस पैदा हो जाती है। ये एक खासियत है जो किसी भी तरीके से मुख्तलिफ चीज़ों से इंसान में पैदा होती है। मसलन अभी जो हम सेंकिया जिसे कहते हैं उर्दू में, और इसे क्या कहते हैं, जिसे हम जहर कहते हैं सेंकिया, और इसका वो नाम अभी जेल में नहीं आ रहा, इसको हम आर्सेनिक कहते हैं इंग्लिश में।
आर्सेनिक क्या करता है? आर्सेनिक जब जिस्म में जाता है तो वो आपकी सारी रगों को ड्राई करके, खुश्क करके उनके फंक्शन को बिल्कुल जैम कर देता है, और उस वक्त भी आप ऑक्सीजन नहीं ले सकते। इसलिए जिन चूहों को मारने के लिए आर्सेनिक मिला के आटा उनको खिलाया जाता है या आर्सेनिक वाली गोलियां खिलाई जाती हैं, वो ऑक्सीजन की कम इनहेल ना करने की वजह से, सिस्टम में सुकड़ाव और खुश्की की वजह से वो बाहर खुली फिजा की तरफ भागते हैं। और आप देखें कि गलियों में और शहर में घर के और बाहर खुली जगहों पे वो मरे हुए पड़े होते हैं। वो उसके लिए आते हैं बाहर हवा लेने के लिए, लेकिन उनका सिस्टम इतना ड्राई और सुकड़ाव में आ गया होता है कि वो फिर भी मर जाते हैं, नहीं कर पाते। और आप देखें कि उन चूहों का साइज जब वो जिंदा होते हैं उसकी निस्बत छोटा हो गया होता है, वो सुकड़ जाते हैं। उनकी जो जिल्द है और गोश्त है वो भी इतना सुकड़ जाता है कि उनका साइज कम हो जाता है। तो ये जो सुकड़ाव है ये तो एक जहर से पैदा होता है, जो आपको मैं बता रहा हूं। ये ड्राइनेस का एक लेवल है जिससे कि चूहा मर जाता है। इसी तरह ड्राइनेस का एक लेवल है जिसको इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो ऑक्सीजन इनहेल नहीं कर पाता और उसी तरह मर जाता है। उसकी मौत एक बड़ी ही तकलीफ दे मंजर वाली होती है जब वो मरता है। अब इसके साथ ये जब मर गया, अब इसको कुछ भी नहीं है, आप इसे हाथ लगाने से आपको कुछ नहीं होना। ये जो कुछ था उसके अंदर था, उसकी स्किन पे नहीं था, उससे बाहर नहीं आ सका। हाँ, अब ये कोरोना एक से दूसरे को लगता है, जो अगर इसको एक रियलिटी माना जाए कि लग सकता है आपको, यानी मैं कहता हूं कि रेज है, रेज मेरे अंदर चली गई, मेरा गला ड्राई है, मेरी चेस्ट ड्राई है, मुझे उसकी वजह से तकलीफ है। अभी ऐसी नहीं है कि मैं बेड पे चला गया हूं, ऐसी नहीं है कि मैं खुदा ना खास्ता चलने फिरने से रह गया हूं। अब मुझे उस वक्त फ्लू होता है। तो पहली बात याद रखें कि ये फ्लू और छींकें ये तरी की वजह से होती है। इसमें फ्लूइड होता है, इसमें लिक्विड होता है आरिशा, और आप पानी बहता है नाक से और गले से भी रेशा आप निकालते हैं और नाक से भी बहता है। लेकिन जब ड्राइनेस पैदा हो गई तो फ्लू कहां से होगा, रेशा कहां से निकलेगा, कहां से बनेगा? छींक आ सकती है अगर आए, और कुछ फ्लू की शक्ल बन भी जाए। तो ये यहां पे फिर ये जो रेज वाली बात है, आप कहेंगे आमिर साहब ये कहां गई आपकी रेज वाली बात, फिर ये उससे कैसे होता है? तो इसकी बात जो समझ आने वाली है वो इतनी है कि जब ये रेज इंसानी जिस्म में दाखिल होती है और उसके इम्यून सिस्टम के ऊपर हावी हो जाती है और इम्यून सिस्टम उनसे नहीं लड़ पाता, तो ये जब आपके सेल्स को मुतासर करती है तो सेल्स जो आपके हैं वो एक डी शेप हो जाते हैं। वो सेल्स फिर उनकी शक्ल बिगड़ जाती है, वो मुतासर हो जाते हैं, एक उनके अंदर नई चीज पैदा हो जाती है जो गालिब आ जाती है उन पे, क्योंकि सेल उस अटैक करने वाले रेज से नहीं लड़ पाए। तो ये रेज इतनी पावरफुल है कि जो जिस्म के अंदर इतना ड्राइनेस पैदा करती है, उस ड्राइनेस की वजह से आपके जो सेल्स हैं वो एक नए तर्ज और नए तरीके पे आ जाते हैं और उनके अंदर फिर वो सलाहियत पैदा हो जाती है जो रेज की वजह से आई। और जब वो मल्टीप्लाई होते हैं, नए सेल बनते हैं, तो उन सब में एक ड्राइनेस और एक वो खासियत होती है जो कि रेज की वजह से उनमें पैदा हुई। और अब उनके डिवाइड होने से, मल्टीप्लाई होने से वो सेल सारे के सारे बढ़ते जा रहे हैं। तो आपके सेल क्योंकि डी शेप या मुतासर या अपनी असल हालत खो चुके हैं इसके मुतासर होने से, तो जब आप छींकेंगे तो आपके अंदर जो जरासीम या जो चीज़ होंगे सांस के जरिए जो वो बाहर आएंगे, वो उसी से इफेक्टेड होंगे जो कि आपके अंदर एक चेंज आ चुकी है, उसी तरह के होंगे।
मैं क्योंकि एक साइंटिस्ट नहीं हूँ, एक साइंस का छोटा सा तालिब इल्म हूँ, मैंने इंटर लेवल तक साइंस पढ़ी है, और कुछ ये जो बातें हम सुनते हैं, अब मेरी इन बातों को साइंटिफिकली कुछ ज़्यादा बेहतर तरीके से जोड़ के इसी बातों को आपको और भी अच्छा करके बता सकता है। यानी मेरे समझाने में जो आपको गैप महसूस हो गई, झोल आता है, कोई चीज़ मिसिंग लिंक है, तो वो मुझसे ज़्यादा जानने वाला, क्योंकि मैं तो बहुत कम एक वो उसमें स्टूडेंट हूँ साइंस का छोटा सा, तो आप इसको और ज़्यादा एलेबोरेट कर सकते हैं जो जानने वाले हैं। ये जो सेल के अंदर से चेंज आती है और उसको रेस की वजह से मुतासर होता है, ये जो मैं बात कर रहा हूँ इसको और ज़्यादा एलेबोरेट किया जा सकता है। मैं इतना ही कर सकता हूँ, मेरी यही कैपेसिटी है। तो वो जो आपकी छींकने से या आपके बलगम से या आपके सांस के जरिए जो आपकी इफेक्टिव रेंज में आएगा, जहाँ तक आपका सांस, छींक या ये चीज़ें इफेक्ट कर सकती हैं, तो वो फिर उसके अंदर जा सकता है, उसके हाथों को लग सकता है। जैसे देखिए बात को गुफ्तगू करते हुए कुछ लोग ऐसे बात करते हैं कि उनके मुंह की से कुछ छींटे उड़ के आपके मुंह पे पड़ जाते हैं, ऐसे बंदा साफ करता है वो, फिर वो सॉरी करता है आपसे। तो ये एक नॉर्मल फिनोमेना, ऐसा होता है। तो आपको शरीयत ये कहती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है 1400 साल से किताबों में, कि जब आप बीमार की इयादत के लिए जाएं तो उससे एक हाथ, जिसे तकरीबन 1 गज या 3 फुट समझा जाता है, उतने फासले पे रहें। और साथ ही शरीयत कहती है कि कोई मर्ज मुतद्दी नहीं है जो एक से दूसरे को लगे। तो मर्ज ऐसे तो नहीं लगता कि आप किसी से छू लें तो मर्ज लग जाएगा। तो फिर ये तो एक बात कह रही है शरीयत, दूसरी बात कह रही है फासला रखें। अब मसला ये है कि छूने से तो ये नहीं लगेगा, लेकिन जब फासला कम करेंगे तो ये जो सांस है, ये जो छींक है, ये जो थूक है, ये आपको आपके डायरेक्ट आप पे पड़ के या आपके हाथों को लग के ये आपको होगा। तो छूत ये ना हुई, ये बेहतियाती हुई। जो एहतियात बताई गई है उसके खिलाफ करने से हुआ। तो 3 फुट एक हाथ की एहतियात एनफ है। ये 6 फुट और 2-2 गज और फिर कल को 4 गज कहेंगे, ये बिल्कुल कोई बात नहीं है। शरीयत ने जो बताई बात उतनी काफ़ी है, अल्लाह की बात में खैर है। 3 फुट से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई ये कहे कि ये जो वायरस है, किसी ने ये भी कहा कि ये जो ना सिर्फ ये नहीं कि जहाँ गिरता है ऐसे गिर जाता है और वो वहीं मर जाता है और ये ड्रॉप इफेक्ट रखता है, वो ये आगे ट्रैवल नहीं करता हवा में। फिर किसी ने कहा नहीं जी नहीं, ये तो हवा तो दिखे ना जी, उड़ा के ले जाएगी। जो आँख से एक चीज़ नजर नहीं आती, इतनी हल्की फुल्की है, तो हवा चल रही है तो कुछ तो देर हवा में उड़ के जा सकता है ना जी। अच्छा, अब हवा से उड़ के जा सकता है तो फिर तो 2 गज भी फासला थोड़ा है। फिर तो आप हवा जब चल रही हो तो घर से बाहर नहीं निकलेंगे, हवा रुक जाएगी फिर निकलेंगे। तो ये सारी स्पेकुलेशंस, हवा में ट्रेवल कर सकता है नहीं कर सकता है, एक शरीयत के कानून पे अमल करें कि हम 1 गज का फासला जरूर रखना चाहिए हमें। ये वैसे भी शरीयत कहती है। और हाथ धोने चाहिए, हाथ साफ रखने चाहिए। हाथों के जरिए बहुत सारी बीमारियां मुंतकिल होती हैं। पेट के जितने अमराज हैं, हेपेटाइटिस है, ये जो जितनी किस्में हैं यरकान की, ये सारी की सारी हाथों के जरिए जरासीम लगते हैं और वो खाना खाते हुए या किसी और वजह से, मुंह को लगने से, हाथ लगने से वो मैदे तक पहुंच जाते हैं। तो हाथों को साफ रखना 90% हिफाजत है बीमारियों से। हाथों को साफ रखना क्या है कि गाहे गाहे इंसान साबुन से अच्छी तरह दिन में 6, 7, 8, 10 दफा हाथ धोए। हर खाने से पहले साबुन से हाथ धोए। उसके अलावा जब कोई ऐसा काम करे कि जिसमें समझता है कि मुझे बहुत ज़्यादा डस्ट से मेरे हाथ एक्सपोजर हुए हैं या बाज़ारों में घूम फिर के मैं आया हूँ, ऐसे मौक़ों पे काम के बाद या बाज़ार से आने के बाद ज़रूर अपने हाथ साबुन से धोए जाएं। तो ये बड़ी आसानी से 10 दफ़ा पहुँच जाएगा। जब मैं आपको बता रहा हूँ, हर दफ़ा खाने से पहले, नमाज के वक़्त, वज़ू करते हुए, और बाकी जब आप किसी काम से फारग हों या बाहर घूम फिर के आए तो आके साबुन से हाथ धोएं। अब हाथ धो के अच्छी तरह साफ करके खाना खाना बीमारियों से हिफाजत भी है। और उनको फिर शरीयत ये कहती है कि अब उनको साफ ना करें, आप गीले गीले हाथ हो। क्योंकि हो सकता है, देखिए ना कितनी बड़ी बात है कि अगर वो हाथ आप खुश करते हैं और जिस तौलिए से खुश करते हैं वो तौलिया ही स्मेल वाला और गंदा है, तो आपने तो अपने हाथ फिर गंदे कर लिए। तो शरीयत ये कहती है कि आप अपने हाथों को धो के वॉश करने के बाद इन्हीं गीले और साफ हाथों से अपना खाना शुरू कर दें। और क्यों कि जब आपको पता है मेरे हाथ साफ करके मैंने खाना शुरू किया था,
तो फिर आप सुन्नत के मुताबिक जो उंगलियों को आया है कि आदमी चाट ले, उंगलियों के साथ जो खाना लगा हुआ है, और अब साइंस कहती है कि ये उंगलियां चाटने से उंगलियों के साथ ऐसी कुछ चीज़ें लगी होती है जो मैदे को खाने को डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा मामल है, तो वो फ़ायदा आज साइंस ने मालूम कर लिया है जो उंगलियां चूसने का शरीयत ने बताया। लेकिन उंगलियां आप कब चूस सकते हैं? जब आपको पता हो कि मैंने पहले साबुन से अच्छी तरह हाथ धोए थे और फिर मैंने खाना शुरू किया था। अब मेरे हाथों को खाना, घी और रोटी के ज़रात ही लगे हैं, इनको वो सारे दिन की मिट्टी नहीं लगी जो बाहर से फिर के आया हूँ। फिर तो अब सारा वो जो मिट्टी जो बाहर से आए थे हाथों को लगी थी, जो आपने हाथ धोने थे तो साबुन काला हो जाना था, वो सारी आप चूस चूस के माशाल्लाह सारा अंदर ही लेके जा रहे हैं। तो ज़ाहिर है शरीयत के हर काम में हर चीज़ की को ख्याल रखा जाता है। और फिर फरमाया कि जब खाना खा लो फिर हाथ धो, और फिर उनको आप ड्राई भी कर सकते हैं अगर करना चाहें। आपके पास अच्छा साफ सुथरी कोई चीज़ अवेलेबल है तो आप ड्राई कर सकते हैं, लेकिन खाने से पहले ड्राई ना करें। कमाल है, कैसी अजीब यानी एहतियात है इसमें। तो अब कहने का मकसद ये है कि जब हाथ आपने धो लिए तो आपकी सेहत, ये आदमी उसको हैजा, पेट खराब होना, पेचिश लगना और पेट के जितने अमराज हैं ये हाथ धोने वाला, साफ करने वाला इनसे महफूज रहता है, जो सफाई का ख्याल रखता है। इसलिए सफाई को निसफ ईमान भी कहा गया, यानी ये निसफ ईमान भी है और इंसान की सेहत भी है, और हर चीज़ इस सफाई के साथ जुड़ी हुई। तो अब मेरे अर्ज करने का मकसद ये है कि ये मैं आपको इसलिए भी कह रहा हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग, एक मैं और आपसे ये गुफ्तगू करना चाहूँगा इस मौजू पे सेकंड उसमें, कि हम लोग क्यों ज़्यादा सेफ रहे हैं और हम ज़्यादा सेफ रहने के लिए आइंदा क्या कर सकते हैं ताकि हम और भी ज़्यादा सेफ हो जाएं, हमें इस कोरोना को समझ आ जाए और इससे हमें बचना आ जाए। एक बात जो मेरी सारी गुफ्तगू का बुनियादी नुक्ता है ये है कि आप और डॉक्टर हम सब एक ही बात कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ कि इससे ड्राइनेस पैदा होती है, कंजेशन पैदा होती है और इनहेलिंग पावर फेफड़ों की, लंग्स की मुतासर हो जाती है, फेफड़े शल हो जाते हैं सुकड़ाव की वजह से, ड्राइनेस की वजह से। ये सारी बातें बिल्कुल लॉजिकल है। इनका होना, ये कंजेशन पैदा होना भी ये कोरोना कहने वाले भी मान रहे हैं जो इसको 5G नहीं कह रहे, और इसकी वजह से जो कुछ होता है वो भी हो रहा है कि सांस लेने में दिक्कत होती है। लिहाजा ये बात तो बिल्कुल 100% आप समझ लें कि इससे ड्राइनेस पैदा होती है और फेफड़े जो है वो शल हो जाते हैं, चेस्ट में कंजेशन पैदा होती है, रगें सुकड़ती हैं और सांस लेने में दिक्कत पेश आती है। ये इसका असर है और इसे आप लुबे लबाब में ड्राइनेस कह सकते हैं कुछ की। अब आपको तर चीजें, घी का इस्तेमाल, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल और दूध और चिकनाई वगैरह इसमें आपको हेल्प करेगी, या गर्म तर चीज़ें जो तिब में जिनको गर्म तर कहा गया है वो इम्यून पावर रखती हैं और इसमें तरी चाहिए आपको। इस कोरोना को जो निकालने वाले हैं ये पिछले कई साल से इन्होंने प्लान किया, इन्हीं के जेरे असर WHO है। WHO से प्रोटोकॉल्स नए नए आते रहते हैं, डॉक्टर्स वो पेशेंट्स को बताते रहते हैं। आप इस बात को मेरी को अगर यकीन करें, मैं आपको हल्फन कहता हूं कि आपको ये जो दही लोग इस्तेमाल करते हैं उनको कहा गया कि आप दही के ऊपर से मलाई उतार के खाएं। ये बात हमारे पाकिस्तान में इतनी चल गई है कि आप किसी दूध दही की दुकान पे जाएं तो आप अगर 5 आदमी दही लेने आते हैं तो 3 उनमें से कहते हैं कि मलाई उतार दें। और अल्लाह के बंदो, दही में शुरू से अल्लाह ने घी रखा है जो दूध से दही बना के निकाला जाता है, ये अल्लाह ने रखा है जो इस कायनात को मुझे और आपको पैदा करने वाला है, इंसान का बनाने वाला है, और वो हकीम भी है, वो फहीम भी है, वो सब कुछ जानने वाला है। उसने हमारी ज़रूरत की चीज़ें सारी दूध में रखी हैं और कुछ अंडे में रखी हैं। इसलिए आप इन्हीं डॉक्टरों की पुरानी बातें निकाल लें कि ये कहते हैं दूध और अंडा दोनों चीज़ें अगर आज इस्तेमाल कर लेता है तो ये एक मुकम्मल ग़िज़ा है, क्योंकि जितनी इंसानी ज़रूरत की चीज़ें हैं दूध और अंडे में सारी मिल जाती है। ज़्यादा दूध में है फिर अंडे में है, तो वो सारी ग़िज़ाई चीज़ें आज गलत हो गई हैं। तो आपको किसी भी तरह से देसी घी
या देसी घी मलाई में थोड़ा सा जो आपको मिल जाए, उसका ज़रा एक कतरा मिल जाए, उसके खाने से रोका जा रहा है। और आपके अंदर पहले से चिकनाई और ड्राइनेस पैदा, चिकनाई को ख़त्म किया जा रहा है और ड्राइनेस पैदा की जा रही है। और ड्राइनेस जब आपके अंदर पहले से इस हद तक मौजूद हो, चिकनाई नहीं होगी, तो आप उस आदमी के ऊपर सोच लें कि वो बीमारी जब ऐसी आएगी जिससे ड्राइनेस पैदा करनी है, तो अंदर पहले ड्राइनेस होगी तो वो तो बड़ी आसानी से इफेक्ट कर लेगी। लेकिन जहाँ तरी होगी, पहले उस तरी को उससे लड़ना होगा। वो तरी आपकी इम्यून पावर होगी, वो घी आपको बीमारी से लड़ेगा। क्यों? कि वो तो ताकत है, वो तो एनर्जी यूनिट्स हैं, वो तो आपको जिस्म को स्ट्रांग कर रहे हैं, वो तो क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने वाले हैं। अब वो जो बढ़ाएंगे क़ुव्वत मुदाफ़त, तो आप बीमारी से लड़ेंगे। तो हमारे दिफाई निज़ाम को, अच्छा एक फिर आपने देखा होगा, खट्टी चीज़ें आमतौर पे मर्द हज़रात अवॉइड करते हैं अपनी किसी इस मेडिकल ख्याल से कि शायद ये चिकनाई, ये जो तुरशी है, ये मर्दों के लिए नुकसानदेह है। 100% गलत आइडिया है। इस आज मैं आपको सिर्फ बता दूं, सिर्फ 3 बजे के बाद, पिछले टाइम शाम को आप कह लें एहतियात 3 बजे करने दिन के, इसके बाद शाम के टाइम पे अगर आप खटाई खाते हैं तो नुकसान थोड़ा बहुत देती है। लेकिन इससे पहले 10-11 बजे से लेके दिन के 2-3 बजे तक अगर आप चिकनाई खाते हैं, विटामिन सी लेते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। और विटामिन सी तो कैंसर से हिफाजत है, विटामिन सी हेपेटाइटिस सी से हिफाजत है। इनकी रिसर्च में आ गया है कि विटामिन सी जब ट्रीटमेंट की जाती है तो विटामिन सी इनको फायदा करता है, इन बीमारियों को। अभी एक बात और भी बता दें कि विटामिन सी जो लेते रहती है उनको ये बीमारियां लगती भी नहीं है। वो बताते हुए कंजूसी ज्यादा करते हैं, कम बताते हैं, ताकि फिर वो विटामिन सी लेने लगेंगे पहले से लोग। अभी तो हम ट्रीटमेंट में चलो इस्तेमाल करते हैं, हमारा नाम होता है डॉक्टर ने से दे दी। जब ये खुद इस विटामिन सी को इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये इनका हेपेटाइटिस सी और कैंसर होगा ही नहीं। इसीलिए हेपेटाइटिस सी के ज्यादा जो मर्द मरीज हैं, औरतें कम है। ज्यादातर मर्दों का हेपेटाइटिस सी होता है, औरतों को कम है, क्योंकि वो खट्टी चीजें, इमली, लीमू, एक शौकीन होती है चार वगैरह खाने की, और उनको ये पता है कि हमें खाने से हमारी सेहत के लिए भी शायद अच्छा है। वो उसको खाती भी है, पसंद भी करती है, अच्छा भी लगता है। तो चिकनाई और तुरशी, ये दोनों चीजें हमारे माशरे में इनकी नफी की जाती है कि ये आदमी ना ले। और डॉक्टर की बात को, मलाई के बारे में तो लोगों ने ऐसे मान लिया कि ऐसे तो अल्लाह की भी नहीं मान रहे। इसलिए, और फिर गरम मसाला मैं आपको जाते जाते बताऊं, कब से लोगों को मना कर दिया गया है कि गरम मसाला आप इस्तेमाल ना करें, मसाला जात इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे हार्ट के अमराज पैदा होते हैं, इससे जो है बंदे को हार्ट अटैक हो सकता है, इससे पता नहीं क्या क्या हो जाता है। अब ये ऐसी चीज़ है कि ये 10-12 अद्वियात पे मुश्तमिल गरम मसाला के, वो सारी तिब्बी तौर पे अद्वियात हैं, दालचीनी, सौंठ, इलायची, मोटी इलायची, दूसरा तीसरा जो कुछ भी मसालों में मसाले के अज्जा हैं, वो तिब में अलग अलग एक दवाएं हैं। उनके मजमूए को एक सालन में बना के खुशबू के तौर पे और टेस्ट के लिए डाला जाता है हमारे यहाँ बरसगीर के इस खित्ते में, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, जिससे सालन की खुशबू और टेस्ट भी बढ़ जाता है। और साथ ही साथ इंसान बहुत सारी बीमारियों से, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं और कुछ ऐसी इसमें चीज़ें हैं जो एंटीबायोटिक हैं। इन्फ्लेमेशन और एंटीबायोटिक दो चीज़ें ही डॉक्टर ये लेके बैठे हैं जिनसे सारी चीज़ों का इलाज करते हैं। पहले इन्फ्लेमेशन होती है और वो ना हो तो एंटीबायोटिक होती है, वो जो उसको उसके लिए एंटीबायोटिक मेडिसिन यूज होती है इन्फेक्शन के लिए। और ये दो चीज़ें ही इनके पास हैं और वो गरम मसाले के अज्जा में शामिल हैं। जो आदमी, अच्छा अब गरम मसाला आप देख लें जाके दुकानों पे, बिरयानी मसाले बिक रहे हैं, उनसे ये मना नहीं कर रहे डॉक्टर। बम्बई बिरयानी, सिंधी बिरयानी, फलाना चटपटा, फलाना कोफ्ता, फलाना वो कौरमा, उन मसाला जात से सख्ती से गरम मसाले को पहले मना कर दिया है। गरम मसाला दुकानों पे जो डब्बा है वो कम सेल होता है, और ये जो तेज मसाले हैं, जो चटपटे हैं, जो डॉक्टरों के मरीज पैदा करते हैं, ये बहुत बड़ी मिकदार में बिक रहे हैं। और इनके ऊपर कोई बहुत ज्यादा गुफ्तगू आप नहीं सुनेंगे, सिवाय कभी कभी कह रही है चटपटी शायद रकम खा लें। बिरयानी की मुहालफत आपको अलग से नजर नहीं आएगी। लेकिन गरम मसाले को टारगेट करके एक ज़माने में किया गया, इसलिए गरम मसाला आज लोग
बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, करते भी हैं चुटकी सा, थोड़ा सा। अगर डोंगे में सालन है तो उसके ऊपर चुटकी से ऐसे डाल देंगे खुशबू के लिए। आंडी के अंदर एक चम्मच पूरा नहीं इस्तेमाल करते कि पके उसका सारा टेस्ट और उसका सारा असर सालन में शामिल हो, और फिर खुशबू वगैरह के लिए ऊपर भी डाल दें तो कोई हर्ज नहीं है। और इससे बीपी हाई नहीं होता है। ये मैं आपको एज ए हकीम बता रहा हूँ कि गर्म मसाले में बीपी इसलिए नहीं हाई हो सकता कि गर्म मसाले का सबसे जो बड़ा जुज़ होता है वो ज़ीरा है, और ज़ीरा बीपी को डाउन करता है। और इसके अलावा और भी चीज़ें हैं इसमें जो बीपी को डाउन करने वाली हैं। बीपी को हाई करने वाली चीज़ तो आपको इसमें बहुत कम मिकदार में को मिलेगी, और वो बाकी चीज़ों के साथ मिलकर अपना असर जो बैड इफेक्ट है वो खो देती है। कतअन नुकसानदेह नहीं है, इंतहाई मुफीद है। अगर आप ये चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो आप बीमारियों का कम शिकार होंगे। लेकिन अगर आप ये चीज़ें छोड़ेंगे, डॉक्टरों की मानेंगे, और ये नए नए प्रोटोकॉल्स के नाम पे जो पूरी दुनिया में मेडिकल साइंस वाले अपना खेल खेलते हैं, ये अपने मरीज बढ़ाने के लिए करते हैं। हम समझते हैं कि हमारी सेहत के लिए करते हैं। ये सारा सिस्टम जो चल रहा है फार्मास्यूटिकल मेडिसिन की सेल को बढ़ाने के लिए और मरीजों की तादाद को बढ़ाने के लिए चल रहा है। इनका बिजनेस है। कोई अपने बिजनेस में नुकसान करता है? कोई ऐसी चीज़ बताएगा जिससे आप सही रहें और सेहतमंद रहें और आप बीमार ना हो? तो डॉक्टर कैसे खाएगा, और वो फार्मास्यूटिकल लोगों की दवाइयाँ कैसे लिखी जाएंगी, और कंपनियों के पास जो अरबों खरबों महीनों में जमा होता है वो कैसे जमा होगा? ये एक बहुत बड़ा माफिया है। ठीक है जी। मेरी ये बात आप अगर समझने मान लेंगे तो इसमें हम सबका फायदा है। अगर आप नहीं मानते, नहीं समझते या इससे एग्री नहीं करते, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरी तरफ से कोशिश है कि मैंने कोशिश की है कि आपको अपनी तरफ से एक दलील के साथ कोई लॉजिकली अपनी बात अर्ज करूं, ताकि मेरे भाइयों को बहनों को फ़ायदा हो और मेरा कोई हिस्सा पड़ जाए, किसी की समझ आने की वजह से उसकी ज़िंदगी में कोई बेहतरी आए तो मुझे उसका अजर मिलेगा और आपको सेहत मिलेगी और मुआशरा हमारा सेहतमंद होगा, और हमें रियलिटीज़ की जो मामलात हैं इनको इस रुख से देखेंगे तो हमें इनकी समझ और भी ज़्यादा आएगी। कोई बात अगर नागवार गुजरी हो तो मैं माज़रत चाहता हूँ, और अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, इसको सुने भी और शेयर भी करें। शुक्रिया। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।